हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम चूँकि बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री तो जो हमारी चल ही रही थी, उसी के साथ साथ हमने मेडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है। जिसने नहीं देखा है उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर जो था, इसमें चैप्टर 1 2 पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 हम देख रहे थे। चैप्टर 3 चूँकि काफ़ी बड़ा था, तो उसको हमने एक पार्ट जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें कंप्लीट हुआ है, और इसका जो हाफ पार्ट है वो अब हम देख रहे हैं। तो 21 क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। 21 तक क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखेंगे। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है। तो यह कथन इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जो इल्तुतमिश है, इनको हम किस रूप में जानते हैं। इल्तुतमिश को हम जानते हैं किसके रूप में, गुलामों के गुलाम के रूप में। सल्तनत काल शासक इल्तुतमिश ने तुर्कों को बड़ी संख्या में एकताएं प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने कहा था, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से मांगपत्र प्राप्त कर अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की है। उसने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया, उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, क्या पहनना पड़ता था, लाल वस्त्र। मतलब इल्तुतमिश के शासनकाल में, जिसे हम गुलामों को गुलाम के रूप में जानते हैं, और हमने क्या देखा था, इनको गुलामों को गुलाम क्यों कहते थे, क्योंकि जो है मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसलिए जो इनको क्या कहते हैं, ये गुलाम के गुलाम हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किस रूप में जानते थे, उन्हें जो है लाख बख्श, मतलब उनकी जो है दान देने की जो है जो प्रवृत्ता थी, उसके कारण जो है उन्हें उन्हें जो है लाखों का दान देने वाला जो है के रूप में जो है इंगित किया गया था। इसीलिए उनको जो है लाख बख्श कहा जाता था। सुल्तान और जो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो इल्तुतमिश थे। ये सारा चीज़ें जो हमने कवर करी हैं, जो हमारा पहले जो चैप्टर जो इसके पहले वाली जो वीडियो है, हमने उसमें फुल डिटेल में कवर किया है। जिसने नहीं देखा है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, क्या, लाल वस्त्र पहनने पड़ते थे। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनकर सुल्तान तथा जनता के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। न्याय के लिए इल्तुतमिश ने राजधानी तथा सभी नगरों में काजी अमीरे दाद नियुक्त किए गए। इसके निर्णय के विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे। अंतिम फैसला उसी के द्वारा किया जाता था। न्याय व्यवस्था में सुल्तान सर्वोपरि था। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न तूता लिखता है, सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिसमें गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली का जो है वह कौन सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने चांदी का सिक्का टंका तथा तांबे का जीतल। अब आपसे पूछा जाए कि टंका और जो है जीतल का जो है संदर्भ किसके संदर्भ में है, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए हैं। और ये आपसे पूछा जाए कि जो है टंका जो है वह किस धातु का बना हुआ है, तो वह चांदी का बना है। या आपसे पूछा जाए कि जो जीतल है वो किस धातु का बना हुआ है,
तो वो आपका जो है बना हुआ है तांबे से। या इसको इस तरह घुमा भी पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो आपका जो है चांदी का जो सिक्का जो चलता था उसको किस नाम से जानते थे, या जो आपका तांबे का सिक्का चलता था वो किस नाम से जानते थे। चांदी के सिक्के को हम टंका और तांबे के सिक्के को जीतल के नाम से जानते थे। उसने चांदी के टंका का वजन 175 ग्रेन होता था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नामांकन करवाया। उसने अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य के तेजस्वी सूर, सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। उसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। क्या किया उसने? दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था। प्रथम वह सुल्तान कौन था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी, वह कौन था? वह था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। उसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब प्रदेश पर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण 1000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के किस मध्यकालिक शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसने? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था इक्ता व्यवस्था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों के बीच नगद वेतन के बदले बांटा जाता था, परंतु वे उस भूखंड के मालिक नहीं होते थे, बस वे केवल उसके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी को मुफ्ती, अमीर और मालिक कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सुल्तान गढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। फिर से देखेंगे, सुल्तान गढ़ी जो है का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। सुल्तान गढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। तुर्क सुल्तानों के द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। अतः दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किसका गठन किया था? तुर्कान चहलगामी का। विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों के एक दल का गठन किया था जिसे तुर्कान चहलगामी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, जिसका अंत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया। कौन सा था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ईरानी फारसी जो है राजतंत्रीय परंपराओं को भारतीय वातावरण में समाहित करने वाला वंशानुगत उत्तराधिकार आधारित राजवंशी राजतंत्र की स्थापना करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ईरानी अथवा फारसी परंपरानुसार वहाँ पिता के बाद पुत्री को राजसत्ता मिलने का उदाहरण मिलते हैं। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामांकित किया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालिक भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासन के दौरान सन 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी, जिसने 1240 तक शासन किया और उसने उम्दत उल निस्वा का जो है विरुद्ध धारण किया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्क अमीरों का विशेष योगदान था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। कौन? नसरुद्दीन महमूद अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन के बाद 10 जून 1246 के दिन गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की संतान नहीं थी वरन पौत्र था जिसने 1265 तक शासन किया, जो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था।
उसके बाद बलबन सिंहासन पर बैठा, जिसने 1287 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विरोध कहाँ हुआ था? बलबन के शासनकाल में जो है तुगरिल खां का विरोध कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। बलबन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खां 1269 में विद्रोह किया। वह बंगाल का सूबेदार था, जिसकी राजधानी लखनौती थी। इस विद्रोह का दमन स्वयं बलबन ने और तुगरिल को मार डाला। इसका जो है विद्रोह किसने किया था? बलबन ने किया था और तुगरिल को मार डाला। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? कौन? बलबन जो था वो रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसने 1266 ईस्वी से 1287 में तक राज किया। बलबन एक तुर्क गुलाम था, जो गुलाम के रूप में भारत लाया गया था। इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरशियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल चालीसा का दमन किया। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा आरंभ की। बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। बलबन ने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया है। कथन है कि बलबन तुर्कान-ए-चहलगामी का सदस्य था। कारण है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। कथन क्या है? बलबन जो था वो तुर्कान-ए-चहलगामी का सदस्य था। कथन सही है। कारण क्या है? उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलबन तुर्कान-ए-चहलगामी के एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान-ए-चहलगामी का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। क्या? बरनी। बरनी से बलबन के राजस्व की जानकारी मिलती है। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार पर्शिया से लिया गया है। बरनी द्वारा संकलित वसैया अथवा वसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित था। दूसरे भाग में बलबन द्वारा अपने पुत्रों को राजस्व संबंधी दिए गए निर्देश का वर्णन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध शासकों और राजनीतिज्ञों के वसीयतों को संकलित करना मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? कौन सा एक कारण नहीं था? उसका कमजोर विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, उसका कमज़ोर स्वभाव, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। वह दृढ़ शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की। सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंधन करके उसको मंगोलों के आक्रमण से बचाया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कमजोर स्वभाव के कारण बड़े बड़े तुर्की सामंतों की शक्ति को कुचलकर इस देश में तुर्की शासन को नया रूप दिया गया। अतः वह कमजोर स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट क्या है? कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण है कि बलबन निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो ये कथन और कारण सही है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया फ़ारसी पद्धति पर। सुल्तान जो बलबन थे उन्होंने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पे किया? फ़ारसी पर। बलबन ने अपने राजस्व को प्रभावशाली बनाने के लिए फ़ारस की रहन-सहन परंपराओं को अपनाया। उसके दरबार में मध्य एशिया के सल्जूक और ख्वारिज़मी सुल्तानों के ढंग का शिष्टाचार प्रदान किया। उसने अपने पौत्रों के नाम भी फ़ारस के सभ्रांतों की भाँति कुकेबाद और कै कैखुसरो और कैकरास रखा। उसने अपने पौत्रों का नाम जो है फ़ारस के बाद सभ्रांतों की भाँति कैकुक कैकुकबाद, दूसरा क्या है कैखुसरो, कैकरास रखा। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था वह कौन था? बलबन था। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने अपने दरबारों में गैर इस्लामी जो प्रथाएं थी उनका प्रचलन करवाया वो बलबन था। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पेबोस सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उनके चरणों को चूमना जैसी ईरानी प्रथाओं को प्रारंभ किया। अब आप ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। उसने दरबारियों के लिए शराब पीना निषिद्ध कर दिया। उन्हें विशेष वस्त्र धारण करके ही दरबार में आने की आज्ञा जो है दी। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाने लगा। मतलब जो है इसने सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। नौरोज़ नामक जो है प्रत्येक जो है वर्ष ईरानी त्योहार जो नौरोज़ था बड़ी शान शौकत के साथ मनाने जाने लगा। नौरोज़ का संबंध किससे है? बलबन से। नेक्स्ट हम देखेंगे बलबन अपने को किसका जो है वंशज मानता था? वो जो है अफरासियाब का वंशज। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का जो है वंशज मानता था। बलबन अपने राजनीतिक आदर्श के लिए फ़ारस के पौराणिक वीरों से प्रेरणा लेता था। बलबन ने स्वयं की वंशावली को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित वीर तुरान के तुर्क पौराणिक अफरोसियाब से जोड़ा है। संजर इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण। कथन है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए। कारण है कि बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कथन और कारण फिर दिया हुआ है। कथन है कि बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया। कारण है कि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। कथन क्या है कि बलबन ने राजस्व सिद्धांत को परिभाषित किया है और कारण है कि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, इसलिए जो उसने क्या किया राजस्व सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो इसलिए कहा जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया है। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का मतलब जो है नियामते खुदाई है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसने अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित कर दिया। ईरानी परंपरा के आधार पर दरबार का गठन किया। इन सब कार्यों का मुख्य उद्देश्य ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन ने। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है?
किसने कहा है? बलबन ने कहा है। दूसरा क्या है? बलबन के राजस्व सिद्धांतों को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के राजस्व सिद्धांतों को राजत्व जो सिद्धांत था, बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व की अवधारणा में बलबन के विचारों का अनुसरण किया। उस राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था, खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका विश्वास था कि राजा सामान्य मनुष्यों से पृथक उच्च दैवी शक्ति संपन्न होता है, अतः राजा की इच्छा ही कानून और समस्त प्रजा उसको मानने के लिए बाध्य है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। अधिकारी और उससे संबंधित कबीला। इल्तुतमिश में कौन सा कबीला था? शमसी। बलबन इलबारी और जमालुद्दीन याकूत हब्सी। मंगोल। इल्तुतमिश का संबंध था शमसी से और बलबन इलबारी जमालुद्दीन याकूत हब्सी मंगोल से। नेक्स्ट क्या है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो कौन? अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम मुस्तसीम का नाम अंकित किया था। इल्तुतमिश के सिक्कों पर एक और मुस्तनसिर अमीर लिमोमिन तथा दूसरी ओर श्री खलीफा नगरी लिपि में अंकित था। श्री खलीफा जो था वो कौन सी नागरी लिपि में अंकित था? कुछ सिक्कों पर श्री खलीफा एक भाग में और श्री हमीद दूसरे भाग पर लिखा हुआ था। इल्तुतमिश के कुछ सिक्कों पर कलमा मिलता है, लेकिन सभी सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम अंकित था। नेक्स्ट क्या है? मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है कहाँ से? पारसियों से। मुगलों ने जो नवरोज का जो त्यौहार लिया है कहाँ से लिया है? पारसियों से लिया है। पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला नवरोज़ त्यौहार दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने इसे उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने अपनी जो है धर्म संसद में पारसी धर्म से प्रचलित अग्नि पूजा को सही ठहराया, अपने धर्म दीन इलाही का एक अंग बनाया। तो ये हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 4 है खिलजी वंश, इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी 8वां प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।